फ्रिक्शन की डेफिनेशंस क्लियर है। फ्रिक्शन इज अ फोर्स रिलेटेड टू द टू सरफेस इन कांटेक्ट व्हिच अपोज द रिलेटिव मोशन बिटवीन देम। ठीक है, जैसे कि डेफिनेशन बहुत सिंपल है कि फ्रिक्शन एक ऐसी फोर्स है जो उन दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में लगती है जिनके सरफेस कांटेक्ट में होती है। जैसे कि आप ये इंक्लाइन प्लेन देखो और ये ब्लॉक देखो येलो कलर का जो उसके ऊपर रखा है। ठीक है, तो ये ब्लॉक और इस इंक्लाइन प्लेन ब्लॉक का लोअर सरफेस और इंक्लाइन प्लेन का टॉप सरफेस, ये दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में है, तो इसीलिए इन दोनों के बीच में एक फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है। यहाँ पे देखो मैं फ्रिक्शन फोर्स आपको दिख रहा होगा ऊपर राइट हैंड साइड की तरफ। लेट मी जस्ट कनेक्ट माय मार्कर, मैं आपको दिखा भी देता हूँ उससे। ये देखो फ्रिक्शनल फोर्स ये एक्ट कर रहा है पीछे की साइड। क्यों? क्योंकि देखो ये ब्लॉक का वेट नीचे की तरफ है, इस वेट का ना एक कंपोनेंट होगा mg sin थीटा। ये मैंने कंपोनेंट में ब्रेक करना सिखाया था आपको, कैसे ब्रेक करते हैं। जैसे सपोज करो ये इंक्लाइन है, इसके ऊपर ये ब्लॉक रखा है, इसका m मास है, तो ये m मास और ये इंक्लाइन का ये एंगल थीटा है, ये नीचे mg लग रहा होगा। ठीक है ना, वेट ऑफ द ब्लॉक mg नीचे लग रहा होगा। ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा। यहां पे दिखाता हूं। ठीक है, ये सेंटर से ऐसे नीचे mg लग रहा होगा। ठीक है, और इसके ये दो कंपोनेंट्स होंगे। ये वाला कंपोनेंट mg sin थीटा होता है क्योंकि ये वाला एंगल थीटा होगा। ये लाइन थोड़ी सी टेढ़ी बनी है बट दिस फॉल्स एज 90 डिग्री, तो ये थीटा ये 90, तो ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा एंगल। और ये एंगल अगर 90 माइनस थीटा है तो ये पूरा एंगल 90 है, ये 90 माइनस थीटा है तो ये थीटा होगा। तो बाय दैट लॉजिक ये mg cos थीटा कंपोनेंट होता है और ये mg sin थीटा कंपोनेंट। तो mg sin थीटा कंपोनेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पुलिंग द ब्लॉक डाउनवर्ड्स। देखो m मास का जो ब्लॉक है इसको नीचे कौन खींच रहा है इंक्लाइन पे? mg sin थीटा। तो mg sin थीटा क्योंकि ब्लॉक को नीचे खींच रहा है, और फ्रिक्शन क्या चाहता है कि ब्लॉक और ये इंक्लाइन दोनों आपस में सरफेस कांटेक्ट में नहीं, लीव ना करें। अगर ब्लॉक स्लिप होकर नीचे चला जाएगा तो यहाँ इस पॉइंट के बाद तो अलग हो जाएंगे, यहाँ तक ब्लॉक आएगा फिर स्लिप करके यहाँ गिर जाएगा। इसलिए फ्रिक्शन कहाँ लग रहा है? ऊपर की तरफ, क्योंकि फ्रिक्शन प्रिवेंट करता है रिलेटिव मोशन को दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में। तो ब्लॉक और इंक्लाइन प्लेन के बीच में रिलेटिव मोशन को फ्रिक्शन ने प्रिवेंट किया, इसलिए फ्रिक्शन अपोजिट साइड लगा। ठीक है, अगर देखो ये वो सेम एग्जांपल है, अगर ब्लॉक राइट साइड स्लाइड कर रहा है ग्राउंड के ऊपर, ठीक है, यहाँ ग्राउंड होगा तो फ्रिक्शन कहाँ लगेगा? बाय द ग्राउंड। ग्राउंड फ्रिक्शन लगेगा पीछे की तरफ, क्योंकि फ्रिक्शन नहीं चाहता कि ग्राउंड और ब्लॉक एक दूसरे से दूर जाए। ठीक है, टाइप ऑफ फ्रिक्शन ना, टाइप ऑफ फ्रिक्शन भी आने वाला है बेटा अभी। वही रोलिंग बॉल वाला सेम एग्जांपल है यहाँ पे। फ्रिक्शन की डेफिनेशन है वैसे द कंपोनेंट ऑफ द कांटेक्ट फोर्स। कांटेक्ट फोर्स दो तरह की होती है, पहली होती है नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है, दूसरी होती है फ्रिक्शन। तो इन दोनों में से एक कंपोनेंट फ्रिक्शन, कांटेक्ट फोर्स के ये दो कंपोनेंट्स होते हैं उसमें से एक होता है फ्रिक्शन, इज पैरेलल टू द सरफेस इन कांटेक्ट। हाँ ये बात याद रखना, जिस सरफेस से फ्रिक्शन लग रहा है, ठीक है, उसके हमेशा पर पैरेलल ही लगेगा। ऐसा नहीं है कि सपोज ये इंक्लाइन प्लेन है और ये ब्लॉक है तो फ्रिक्शन ऐसे लग जाएगा, नहीं, फ्रिक्शन हमेशा इंक्लाइन प्लेन है ना जिससे फ्रिक्शन लग रहा है उससे पैरेलल ही लगता है, तो उन दोनों के बीच में हमेशा 0 डिग्री का एंगल होगा। ऐसा नहीं है कि उनके बीच में कोई थीटा एंगल होगा। ये बात याद रखना, पैरेलल वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है कि फ्रिक्शन एक ऐसी कांटेक्ट फोर्स है जो पैरेलली एक्ट करती है सरफेस के। ठीक है, हाँ
इंटरलॉकिंग वाला रीजन तो सिंपल है। देखो, कब ये बुक हमने टेबल पे रख दी तो फिर हम इसको अगर आगे पुश करेंगे तो हमें फोर्स क्यों लगाना पड़ेगा, स्मूथली क्यों नहीं होगा? क्योंकि जो बुक का लोअर सरफेस है और जो ये टेबल का अपर सरफेस है, इन दोनों के पार्टिकल्स ना ऐसे इंटरलॉक कर गए हैं। माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखोगे ऐसे इंटरलॉक कर जाते हैं आपस में, ठीक है। तो इरेगुलरिटीज एंड इंटरलॉकिंग की वजह से फ्रिक्शन पैदा होता है। तो रीजन क्या है फ्रिक्शन के प्रेजेंट होने का? कि दोनों सरफेस जो कांटेक्ट में है उन्होंने आपस में इंटरलॉकिंग कर ली है। ये टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन है, स्टैटिक, लिमिटिंग, काइनेटिक। स्टैटिक फ्रिक्शन के बारे में क्या बताया हुआ है? स्टैटिक फ्रिक्शन ऐसा फ्रिक्शन होता है दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में तब तक लगता है जब तक उन दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन की टेंडेंसी है, ठीक है। जब तक सिर्फ टेंडेंसी है, टेंडेंसी मतलब कि कभी भी रिलेटिव मोशन कर सकते हैं, अभी कर नहीं रहे, कर सकते हैं, ठीक है। तो यानी कि जो दो सरफेस एक दूसरे के रिस्पेक्ट में रेस्ट पे हैं, हिल नहीं रहे, कोई मूवमेंट नहीं हो रहा, लेकिन मूवमेंट कर सकते हैं क्योंकि फोर्स लग रहा है जो मूवमेंट करा सकता है उन दोनों सरफेस की। तो उनको रोक किसने रखा है? फ्रिक्शन ने। तो स्टैटिक फ्रिक्शन तब लगता है जब दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में देयर इज अ टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन के, ये रिलेटिव मोशन आपस में कर सकते हैं लेकिन एज ऑफ नाउ नहीं कर रहे, अभी की टाइम पे बात करें तो नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो एफ एस इज इक्वल का फॉर्मूला है म्यू एस एन। स्टैटिक फ्रिक्शन आपको कैलकुलेट करना हो, स्टैटिक फ्रिक्शन एफ एस कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला होता है म्यू टाइम्स एन। म्यू होता है कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। एक सेकंड। ओके, ठीक है। म्यू टाइम्स एन ये स्टैटिक फ्रिक्शन निकालने का तरीका होता है। कोफिशिएंट ऑफ म्यू को बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, और एन क्या है? नॉर्मल रिएक्शन। एन है नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है। तो ये स्टैटिक फ्रिक्शन, ये स्टैटिक फ्रिक्शन कोफिशिएंट, और यहाँ पर म्यू लिखा हो, म्यू लिखा हो। म्यू इज इंडिपेंडेंट ऑफ द एरिया ऑफ द सरफेस इन कांटेक्ट। अच्छा, म्यू नहीं होगा यहाँ पे, फ्रिक्शन होगा। एफ होगा यहाँ पे, इरेजर का एफ एस। स्टैटिक फ्रिक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द एरिया ऑफ द सरफेस इन कांटेक्ट। अगला टाइप कौन सा है? काइनेटिक फ्रिक्शन का। काइनेटिक फ्रिक्शन बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स एक्ट व्हेन देयर इज अ रिलेटिव मोशन। देखो फर्क समझ रहे हो स्टैटिक और काइनेटिक में? स्टैटिक कब लगेगा? जब ये कबर्ड और ये ग्राउंड, इन दोनों के बीच में कोई मोशन नहीं हो रहा, लेकिन जैसे ये पर्सन इस कबर्ड को पे फोर्स लगाएगा और इसको शिफ्ट करना स्टार्ट कर देगा ग्राउंड के ऊपर, तो उस केस में क्या हो रहा है? काइनेटिक फ्रिक्शन, ठीक है। काइनेटिक फ्रिक्शन इज टेकिंग प्लेस बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स व्हेन देयर इज अ रिलेटिव मोशन। जब ये कबर्ड ग्राउंड के ऊपर पुश हो रहा है, जब ये देखो सपोज करो पहले ये यहाँ पे था, ठीक है, और यहाँ से ये पर्सन फोर्स लगा रहा था, अब लगाते लगाते इसको शिफ्ट करते करते इतना डिस्टेंस, कुछ इसने 10 मीटर मान लो, 10 मीटर शिफ्ट करके अब यहाँ तक ले आया, तो क्योंकि पुशिंग हो रही है, तो जब पुशिंग हो रही होती है तब कौन सा फ्रिक्शन लग रहा होता है? काइनेटिक फ्रिक्शन। अभी भी पीछे की तरफ ही लगेगा, लेकिन कौन सा इसको बोलेंगे? कौन सा फ्रिक्शन? काइनेटिक, काइनेटिक बोलेंगे इसको, काइनेटिक फ्रिक्शन, ठीक है। काइनेटिक फ्रिक्शन का फॉर्मूला होता है म्यू के, बस कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन अलग अलग होते रहते हैं, बाकी फॉर्मूला सेम है। एफ के काइनेटिक फ्रिक्शन कैलकुलेट कैसे करते हैं? म्यू के टाइम्स एन। म्यू के क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, ठीक है। यहाँ पे फ्रिक्शन क्या होगा? कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शनल फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ द एरिया ऑफ द सरफेस इन कांटेक्ट। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यहाँ पे कबर्ड हो या एलिफेंट हो, ठीक है। फ्रिक्शन उतना
किस पर डिपेंड करता है? नॉर्मल रिएक्शन पे, ठीक है। तो म्यू हो या वो हो आपका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, ये दोनों सरफेस एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट पे डिपेंड नहीं करते, ठीक है। नॉर्मल रिएक्शन पे डिपेंड करते हैं, कितना नॉर्मल, जितना ज्यादा नॉर्मल रिएक्शन उतना ज्यादा फ्रिक्शन, ठीक है। स्टैटिक फ्रिक्शन के बारे में कुछ और पॉइंट्स है। इट इज अ वेरिएबल रेसिस्टिव फोर्स, ठीक है। वेरिएबल का मतलब क्या होता है? सेल्फ एडजस्टिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रिक्शन की। सेल्फ स्टैटिक फ्रिक्शन की डेफिनेशन में ये वर्ड हमेशा याद रखना कि स्टैटिक फ्रिक्शन कैसा होता है? सेल्फ एडजस्टिंग, यानी वो अपनी वैल्यू चेंज कर सकता है। कितना स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर, ये चेंज हो सकता है। और ये कैसे चेंज हो सकता है? सपोज इसकी एक मैक्सिमम वैल्यू होती है, जैसे कि ग्राउंड है और ग्राउंड के ऊपर ये ब्लॉक रखा है मैंने, लेट्स से 2 kg का, ठीक है। और इसमें मैं कहूं कि मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन जो फोर्स लग सकती है, मैक्सिमम जो ब्लॉक को रोकने के लिए फोर्स लग सकती है, वो है 20 न्यूटन, ठीक है। तो अगर आप यहां से 10 न्यूटन लगाओगे तो फ्रिक्शन 20 न्यूटन थोड़ी लगेगा। जब आप फोर्स ही 10 न्यूटन लगा रहे हो 2 kg के ब्लॉक को पुश करने के लिए, तो फ्रिक्शन भी जो लगेगा वो 10 न्यूटन ही लगेगा। अगर आप 5 न्यूटन लगाओगे यहां से, तो फ्रिक्शन भी रिटर्न में कितना लगेगा? 5 न्यूटन। बस उसे रोकना है, बैलेंस करना है। जितना राइट साइड से आ रहा है उतना ही उसे फ्रिक्शन को लेफ्ट साइड से भेजना है, ताकि ब्लॉक अपनी जगह पर रुका रहे। अगर आप 20 से ज्यादा लगाओगे, 21 लगाओगे, 22 लगाओगे, तब ब्लॉक मोशन में आएगा, क्योंकि मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना लग सकता है? 20। अगर आप 22 लगा दोगे तो आपने ज्यादा लगा दिया, फिर तो ब्लॉक मूव कर ही जाएगा। तो स्टैटिक फ्रिक्शन इज सेल्फ एडजस्टिंग, सेल्फ एडजस्टिंग इन नेचर। एक तरह का रेसिस्टिव फोर्स आपको बता दिया। रेसिस्ट किसको करता है? रिलेटिव मोशन को। दो ब्लॉक्स के बीच में रिलेटिव मोशन ना हो जाए, आपस में स्लिपिंग ना हो, दोनों सरफेस कांटेक्ट में आए तो कांटेक्ट में ही रहे, ठीक है। हाँ, कितना लगता है ये? इक्वल एंड अपोजिट टू द एक्सटर्नल फोर्स। जितनी एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हो उतना ही लगेगा, इक्वल टू द एक्सटर्नल फोर्स। एंड अपोजिट मतलब डायरेक्शन में अपोजिट होगा, इक्वल एंड अपोजिट टू द एक्सटर्नल फोर्स until it surpasses the threshold of the motion। threshold of the motion क्या है? मैक्सिमम वैल्यू स्टैटिक फ्रिक्शन की। उसके बाद क्या होगी? स्लिपिंग स्टार्ट्स, स्लिपिंग स्टार्ट हो जाएगी। एफ एस मैक्स इज इक्वल्स टू म्यू एस एन, ठीक है। और स्टैटिक फ्रिक्शन ज्यादा से ज्यादा कितना लग सकता है? ये किस पे डिपेंड करेगा? जितना ज्यादा नॉर्मल रिएक्शन होगा, दिस इज नॉर्मल रिएक्शन, जितना ज्यादा नॉर्मल रिएक्शन होगा उतना ज्यादा स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू, ठीक है। इस वाले उसमें तो इतना ही था। दीपिका ने ज्वाइन किया। गुड इवनिंग दीपिका। दीपिका आपने बहुत लेट ज्वाइन किया बेटा। मैं पहले सपना से यही पूछ रहा था कि उसे कौन सा टॉपिक करना है, तो अब फ्रिक्शन का रिवीजन बोला उसने, तो फ्रिक्शन का रिवीजन चल रहा है, क्योंकि क्रैश कोर्स पे किसी स्टूडेंट ने ज्वाइन नहीं किया, तो मैं आप लोगों का रिवीजन करा देता हूँ, ठीक है। आप भी फ्रिक्शन रिवाइज कर लो। हाँ, तो सपना इतना समझ में आया? ये वाली स्लाइड पूरी हो गई है, अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे। जल्दी बताओ सपना, कितने टॉपिक्स क्लियर है? यस सर, ओके गुड। हाँ कोई बात नहीं बेटा, इट्स ओके दीपिका, इट्स ओके। क्या कह रहे हो? ओके, ठीक है दीपिका। तो हमने काइनेटिक फ्रिक्शन पढ़ लिया, स्टैटिक पढ़ लिया, लिमिटिक पढ़ लेते हैं। लिमिटिंग फ्रिक्शन ना स्टैटिक फ्रिक्शन का ही दूसरा नाम है। स्टैटिक फ्रिक्शन का दूसरा नाम ही लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है, पर हम इसे अलग से क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि इसमें इसको बेसिकली डिफाइन कैसे करते हैं वो जानना जरूरी है आपको। दी मैक्सिमम पॉसिबल, देखो डेफिनेशन क्या कहती है? मैक्सिमम पॉसिबल फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन द टू सरफेस बिफोर द स्लाइडिंग बिगिंस, ठीक है। मैक्सिमम पॉसिबल फ्रिक्शन फोर्स बिटवीन द टू सरफेस बिफोर द स्लाइडिंग बिगिंस, मतलब ये ब्लॉक जो 2 kg का था, ठीक है, उसमें मैंने क्या बताया था कि मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन की फोर्स कितनी लग सकती है? 20 न्यूटन। तो ये जो 20 न्यूटन है ना, इसको ही बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। और 20 न्यूटन से पहले 1 न्यूटन से लेके 19 न्यूटन तक जो फ्रिक्शन लगेगा उसको बोलोगे स्टैटिक फ्रिक्शन। और इस 20 न्यूटन को क्या बोलोगे?
20 न्यूटन वाली फोर्स को बोलोगे लिमिटिंग, क्योंकि ये मैक्सिमम वैल्यू है स्टैटिक फ्रिक्शन की। तो लिमिटिंग कैसे याद रखोगे, स्टैटिक फ्रिक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है 20 न्यूटन अगर मैक्सिमम वैल्यू है तो इसी को ही लिमिटिंग फ्रिक्शन बोलते हैं, ठीक है। और 1 न्यूटन से लेके 19 न्यूटन तक जो फ्रिक्शन लगेगा उसको आप सिंपली स्टैटिक फ्रिक्शन बोलोगे। और 20 न्यूटन जब लग रहा होगा तब आप उसे लिमिटिंग फ्रिक्शन बोलोगे। और 21 या 22 न्यूटन का फोर्स लगने लग जाए तो उस केस में स्टैटिक फ्रिक्शन नहीं लगेगा ना लिमिटिंग लगेगा, उस केस में कौन सा लगेगा, काइनेटिक, क्योंकि मैक्सिमम थ्रेशोल्ड को आपने पार कर लिया है। अब जो फ्रिक्शन लग रहा है वो काइनेटिक फ्रिक्शन है। ठीक है, सेकंड पॉइंट क्या है, हाँ, अगर इफ द अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स, जो आपने अप्लाई करी एक्सटर्नल फोर्स, वो एक्सीड कर जाए कौन सी वैल्यू, द वैल्यू ऑफ द लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू 20 न्यूटन थी जैसे हमने लिया था, तब क्या होता है, स्लिपिंग स्टार्ट हो जाती है, तब फिसलना स्टार्ट हो जाती है दोनों ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे के रिस्पेक्ट में। अगर आपकी अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स एक्सीड कर जाए आपकी लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू को, तो स्लिपिंग स्टार्ट होती है, रिलेटिव मोशन स्टार्ट होता है, ऐसा कह सकते हैं, ठीक है। और द नेचर ऑफ फ्रिक्शन, जैसे ही स्लिपिंग स्टार्ट होगी फ्रिक्शन का नेचर चेंज होकर स्टैटिक से कैसा हो जाएगा, काइनेटिक, ठीक है। तो थर्ड पॉइंट जो समरी है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज कॉल्ड एज लिमिटिंग फ्रिक्शन, यही सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। काइनेटिक फ्रिक्शन के बारे में कुछ कुछ पॉइंट्स है क्या, द मैग्नीट्यूड ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन इज प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल फोर्स एक्टिंग, ये तो आपको मैं बता चुका हूँ, काइनेटिक फ्रिक्शन का फॉर्मूला ही होता है म्यू के टाइम्स एन। तो जो मैग्नीट्यूड होगा फ्रिक्शन काइनेटिक फ्रिक्शन का वो किस पर डिपेंड करेगा, नॉर्मल रिएक्शन कितना लग रहा है। मैग्नीट्यूड ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन इज प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल फोर्स एक्टिंग बिटवीन द ब्लॉक एंड द ग्राउंड, ये वही फॉर्मूला, ठीक है। म्यू के इज इंडिपेंडेंट ऑफ द एरिया ऑफ द सरफेस इन कांटेक्ट। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इस बात पे कभी डिपेंड नहीं करता कि कितना सरफेस एरिया कांटेक्ट में है, किस पर डिपेंड करता है, नेचर ऑफ द सरफेस ऑफ द मटेरियल्स इन कांटेक्ट, ठीक है। जो म्यू होता है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, ये सरफेस एरिया दोनों ब्लॉक कितना कांटेक्ट में है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये कैसे फर्क किससे पड़ता है कि किस तरह का ऑब्जेक्ट है, ठीक है, क्या मटेरियल क्या बना हुआ है उसका। तो सपोज करो कि जैसे उसमें फर्क होता है ना प्लास्टिक और स्टील में, प्लास्टिक को तोड़ने के लिए आपको कम फोर्स लगाना पड़ता है, लेकिन आयरन इतना सॉलिड होता है उसमें, उसको अगर आपको ब्रेक करना आयरन रॉड को तो आपको बहुत ज्यादा फोर्स लगाना पड़ता है, क्योंकि मटेरियल डिफरेंट है, ठीक है, अलग अलग एटम्स है, उन एटम्स के बीच में बॉन्डिंग अलग है, तो वो चीज होती है सेम। काइनेटिक फ्रिक्शन और स्टैटिक फ्रिक्शन के जो कोफिशिएंट्स होते हैं ये इस बात पर डिपेंड नहीं करते कि वो किस तरह और कितने ज्यादा सरफेस एरिया कांटेक्ट में है तो कितना कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होगा, नहीं, किस तरह का ब्लॉक है, ब्लॉक वुडन है, आयरन का है, मटेरियल पे डिपेंड करेगा, साइज एंड शेप पे डिपेंड करेगा। लास्ट पॉइंट क्या, इंडिपेंडेंट ऑफ द रिलेटिव स्पीड, हाँ, ये इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर स्लिपिंग हो रही है तो किस स्पीड से स्लिपिंग हो रही है, रिलेटिव स्पीड क्या है स्लिपिंग होने की दोनों सरफेस के बीच में, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू पे, ठीक है। फ्रिक्शन का ग्राफ देखो, ये 2 kg का ब्लॉक था, जब तक मैं इस पे फोर्स लगानी स्टार्ट करी तो 1 न्यूटन से लेके जब तक मैं 20 न्यूटन लगा रहा हूँ ये अपनी जगह पे ही रहेगा, और स्टैटिक फ्रिक्शन लगातार इंक्रीज हो रहा है जैसे मैं एक्सटर्नल फोर्स इंक्रीज कर रहा हूँ, स्टैटिक फ्रिक्शन इंक्रीज है, लेकिन स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू रीच हो गई 20 न्यूटन, उतना ही लग सकता है, ठीक है। उसके बाद कौन सा लगेगा, काइनेटिक फ्रिक्शन, तो काइनेटिक फ्रिक्शन हमेशा स्टैटिक फ्रिक्शन से हल्का सा कम होता है। अगर स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू 20 न्यूटन है तो काइनेटिक फ्रिक्शन हमेशा 16, ठीक है, 15 न्यूटन इतना ही होता है। काइनेटिक फ्रिक्शन याद रखना हमेशा स्टैटिक फ्रिक्शन से कम होता है। तो पहले थ्रेशोल्ड तक जाएगा स्टैटिक फ्रिक्शन, फिर ड्रॉप करके कांस्टेंट हो जाएगा जब स्लिपिंग होने लगेगी, तो काइनेटिक फ्रिक्शन, ये एक फ्रिक्शन का ग्राफ है, इसको एक्सप्लेन कर दिया कैसे आता है। कुछ क्वेश्चंस थे ये, साथ में आपको ट्राई करना तो आप कर सकते हो, पर आपको सॉल्यूशन भी दिख ही रहा है। A block of mass 0.1 kg is pressed against a wall of 5 Newton. Find the frictional force and the acceleration. अच्छा, ये सॉल्यूशन वगैरह आप उससे देख लेना, आपके वीडियो सॉल्यूशन से, जो आपकी रिकॉर्डिंग होती है ना उससे आप देख लेना न्यूमेरिकल पोर्शन। तो
डबल ब्लॉक सिस्टम। डबल ब्लॉक सिस्टम में ज्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड चीजें नहीं है, बट इट्स फॉर्मूला इसके थोड़े से लंबे होते हैं। मैं देख रहा हूँ कहाँ पे मैंने एक जैसे एक्सप्लेन किया हुआ है डबल ब्लॉक सिस्टम को। maybe the next PPT. इसमें भी एक्सप्लेन तो कम किया है। Just a second. So let me see डबल ब्लॉक सिस्टम कहाँ पे किया रहा हुआ है मैंने, वहीं से आपको इजीली करा दूंगा। ये तो काफी ज्यादा होश पोश हो गया यहाँ पे। क्या कर रहे थे हम डबल ब्लॉक सिस्टम? ओके
डबल ब्लॉक सिस्टम में कैसे आप निकालते हो मैक्सिमम फोर्स? तो पहले बताओ डबल ब्लॉक सिस्टम में होता क्या है सपना, मेजरली वो समझो आप। अब देखो दो ब्लॉक्स ने एक के ऊपर एक रखे हुए हैं और एक के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स लग रही है, दूसरे के ऊपर नहीं लग रही है, करेक्ट? एक के ऊपर लग रही है एक्सटर्नल फोर्स F और दूसरे के ऊपर कोई फोर्स नहीं है। आप इनका मास मान लो, इसका m1 मान लो, इसका m2 मान लो, ऐसा कुछ। और यहाँ पर म्यू1 म्यू2 मान सकते हो, ये म्यू1 है, ये म्यू2 है। कोफिशिएंट फ्रिक्शंस। तो होगा क्या, जब m1 ब्लॉक पे F फोर्स लाके m1 मूव करेगा तो m2 और m1 के बीच का जो फ्रिक्शन फोर्स है, फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन m2 ब्लॉक एंड द m1 ब्लॉक, वो क्या करेगा, वो m2 ब्लॉक पर फोर्स लगाएगा आगे की तरफ, ठीक है, फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, ठीक है, ऑन दी m2 ब्लॉक, सो दैट m2 ब्लॉक भी m1 ब्लॉक की तरह मतलब साथ साथ आगे चल पाए। अगर फ्रिक्शन फोर्स नहीं होगा m2 ब्लॉक पे जो उसको आगे राइट हैंड साइड की तरफ पुश करे, अगर फ्रिक्शन फोर्स नहीं होगा तो क्या होगा, m1 ब्लॉक तो आगे निकल जाएगा और m2 ब्लॉक क्या हो जाएगा, नीचे गिर जाएगा। ऐसा ही होगा ना। तो फ्रिक्शन फोर्स डबल ब्लॉक सिस्टम में क्या होता है, एक ब्लॉक पे तो एक्सटर्नल फोर्स लग रहा होता है और दूसरे ब्लॉक पे कौन फोर्स, दूसरे ब्लॉक को कौन सी फोर्स चला रही होती है, फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखनी है कि दूसरे ब्लॉक पे लगने वाली फोर्स है फ्रिक्शन और एक ब्लॉक पर लग रही है एक्सटर्नल फोर्स। अब आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, फ्रिक्शन की वैल्यूज निकालनी होती है। सपोज करो दोनों सरफेस के बीच में फ्रिक्शन है, यहाँ पे म्यू2 देखो, म्यू2 कौन सा है, फ्रिक्शन कोएफिशिएंट बिटवीन ग्राउंड एंड m1 ब्लॉक, ठीक है। और म्यू1 कौन सा फ्रिक्शन कोएफिशिएंट है, बिटवीन m2 ब्लॉक एंड m1 ब्लॉक। तो आपका जो तरीका मैं बताता था, m1 का एफबीडी बनाओ, नीचे लग रहा है m1g, ठीक है, आगे लग रही एक्सटर्नल फोर्स F, पीछे लग रहा है फ्रिक्शन, ठीक है। ऐसे ही m2 का एफबीडी बनाओ आप, m2 ब्लॉक का, m2 ब्लॉक पे आगे लग रही है फ्रिक्शन और ऊपर लग रहा है क्या, नॉर्मल रिएक्शन, नीचे क्या लग रहा है, m2g, ठीक है। नॉर्मल रिएक्शन m1 पे तो बनाया नहीं हमने, एक यहाँ लग रहा होगा। तो इस तरह से एफबीडी बनाते हैं ना जब हम, उसके बाद कैलकुलेशन बहुत इजी हो जाती है। यहाँ पर पेज नहीं है, लेट मी ऐड पेज। क्या कंडीशन थी, ये दो ब्लॉक्स थे, इसके ऊपर फ्रिक्शन फोर्स लग रही थी, ये m1 था, ये m2 था, ठीक है। तो फ्रिक्शन फोर्स किसके बराबर होती है, म्यू टाइम्स n के। n क्या है, नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन m2 एंड m1, जो कि कितना है, m2g के बराबर। m2 और m1 के बीच में यहाँ जो नॉर्मल रिएक्शन लग रहा होगा वो किसके बराबर होगा, m2g के वेट के बराबर, m2g नीचे लग रहा होगा, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर m2g के बराबर। तो फ्रिक्शन फोर्स मैक्सिमम कितनी लग रही होगी, यहाँ पे कितना था फ्रिक्शन कोएफिशिएंट, म्यू1 था ना इनके बीच में, म्यू1 m2g, ठीक है। और अगर आप इस फ्रिक्शन फोर्स को m2 के मास से डिवाइड कर देंगे तो आपको क्या मिलेगा, म्यू1g। ये म्यू1g क्या है, एक्सेलरेशन ऑफ द m2 ब्लॉक, m2 ब्लॉक का एक्सेलरेशन की m2 ब्लॉक मैक्सिमम किस एक्सेलरेशन के साथ चल रही होगी, क्योंकि m2 ब्लॉक पर ऊपर वाली ब्लॉक पे लगने वाली, उसको चलाने वाली फोर्स कौन सी है, फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन ड्यू टू फ्रिक्शन कितना एक्सेलरेशन मैक्सिमम पॉसिबल है, दैट इज इक्वल टू म्यू1g। फ्रिक्शन की वजह से मैक्सिमम इतना ही एक्सेलरेशन m2 ब्लॉक का पॉसिबल है, ठीक है। वो आप कैसे निकालते हो इस मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू, एफ की वैल्यू कैसे निकालते हो आप, ये सब इसको करने के लिए बहुत छोटा सा तरीका होता है। ये मैं क्या लिख रहा हूं, ये मैं लिख रहा हूं नेट फोर्स ऑन द सिस्टम। नेट फोर्स, नेट फोर्स कैसे निकालते हैं, टोटल मास मल्टीप्लाइड बाय टोटल मैक्सिमम एक्सेलरेशन। मैक्सिमम एक्सेलरेशन सिस्टम का कितना हो सकता है, म्यू1g, क्योंकि m2 ब्लॉक का मैक्सिमम एक्सेलरेशन म्यू1g ही पॉसिबल है। अगर मैं चाहता हूं कि m2 ब्लॉक और m1 ब्लॉक साथ साथ चलें
तो जितने से M2 चल सकता है उतना ही मुझे टोटल सिस्टम का एक्सेलरेशन मानना पड़ेगा, क्योंकि M1 पे तो आप एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हो, जितनी ज्यादा फोर्स बढ़ाओगे उतना M1 का एक्सेलरेशन बढ़ जाएगा। पर M2 पे ऐसा नहीं है, M2 पे फ्रिक्शन फोर्स M2 को चला रहा है फ्रिक्शन फोर्स, और उसकी एक मैक्सिमम वैल्यू है, वो कितनी है μ1 M2g। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग एक्सेलरेशन कितना है μ1g। तो M2 अगर M1 M2 को साथ साथ चलना है तो μ1g एक्सेलरेशन से ही चलना होगा। तो इसे बोलते हैं नेट फोर्स। नेट फोर्स किसके बराबर होगी? ऑब्वियसली फ्रिक्शन फोर्स माइनस, यहां पर भी तो एक सॉरी टोटल एफ एक्सटर्नल फोर्स माइनस फ्रिक्शनल फोर्स जो M1 पे लग रही होगी पीछे की तरफ लग रही होगी ना, M1 ब्लॉक पे भी एक फ्रिक्शनल फोर्स पीछे की तरफ ग्राउंड से, एक एफ एक्सटर्नल आगे की तरफ और एक ग्राउंड से फ्रिक्शन फोर्स पीछे की तरफ लग रही होगी, क्योंकि M1 और ग्राउंड के बीच का जो फ्रिक्शन है वो क्या चाहता है कि M1 अपनी जगह से नहीं हिले, M1 शुड स्टे एट प्लेस। बट एक्सटर्नल फोर्स क्या है, M1 को आगे खींच के ले जा रही है, तो फ्रिक्शन कहां लगेगा? पीछे की तरफ। ठीक है, तो इस फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी होगी? यहाँ पे कोएफिशिएंट था μ2 टाइम्स नेट मास। ग्राउंड से जो नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है उसकी वैल्यू कितनी है? M1 प्लस M2, क्योंकि ग्राउंड पर तो दोनों मास एक्ट कर रहे हैं ना, M1 प्लस M2। तो ये होगी उसकी वैल्यू μ2 सॉरी M1 प्लस M2 इंटू जी। कुछ इस तरीके से आप इस पूरे टर्म को लेफ्ट हैंड साइड ट्रांसफर करोगे तो आप एफ एक्सटर्नल की वैल्यू निकाल पाओगे। ये वैल्यू मैंने ना क्लास में भी निकलवाई नहीं थी, क्योंकि इसकी कैलकुलेशन में मैंने आप लोगों से कहा था खुद करना। मैंने आपको सिर्फ फाइनल वैल्यू बताई थी, जो कि कितनी होती है। किसी ने डाउट पूछा नहीं, तो आई होप सबको समझ आ गया होगा कि ये कैसे सॉल्व हुआ था। ये आप याद रख लेना, क्योंकि पहली बात कैलकुलेशन आपकी कहीं यूज आएगी नहीं, बट आपको आनी चाहिए, इसलिए मैंने आपको सिखा दिया कि करते कैसे हैं एफ मैक्स निकालने की कैलकुलेशन। वरना मैं सीधा फॉर्मूला बताता कि ये फॉर्मूला याद कर लो, इस पे बेस्ड क्वेश्चन आएगा अगर आएगा तो। ठीक है, तो ये फॉर्मूला होता है एफ मैक्स निकालने का। एफ मैक्स कौन सी फोर्स है? जो M1 पर लग रही है एक्सटर्नल फोर्स, और ये मैक्सिमम वैल्यू है एक्सटर्नल फोर्स की जब तक M2 और M1 साथ में चलेंगे। ठीक है, साथ साथ चलेंगे। इसी का तो टेलीग्राम आ रहा है मुझे, वेट। सदाफ नाम, आपकी जूलॉजी क्लास भी होगी ना अभी। चलिए, डबल ब्लॉक का भी हल्का सा रिवीजन मिल ही गया आपको। कुछ क्वेश्चंस थे उसके बाद हमारे डबल ब्लॉक सिस्टम के, ये तो आप बेटा उससे देख लेना। एंगल ऑफ फ्रिक्शन मैं रिवाइज करा चुका हूं वैसे। किसने पूछा था मेरे से? शायद मलिनी ने पूछा था। द एंगल मेड बाय द रिजल्टेंट ऑफ नॉर्मल रिएक्शन एंड लिमिटिंग फ्रिक्शन विद नॉर्मल रिएक्शन। देखो ये नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है ऊपर की तरफ, ये ब्लॉक है, इसका नॉर्मल रिएक्शन ये लग रहा है ऊपर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है, इस ब्लॉक पे फ्रिक्शन लग रहा है यहाँ आगे की तरफ फ्रिक्शन। तो ये दोनों कॉन्टैक्ट फोर्स है, नॉर्मल रिएक्शन और फ्रिक्शन दो कॉन्टैक्ट फोर्स है। इन दोनों कॉन्टैक्ट फोर्स का रिजल्टेंट कहीं यहाँ बीच में होगा। ठीक है, तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन जिसको हम अल्फा बोलते हैं, वो कहा किसके किसके बीच में बनता है? वो बनता है रिजल्टेंट फोर्स और नॉर्मल रिएक्शन के बीच में। ये एंगल अल्फा, इसे एंगल ऑफ फ्रिक्शन बोलते हैं। इसके ऊपर कैलकुलेशन होती है अल्फा निकालने की कि एक्चुअली अल्फा की वैल्यू कितनी आएगी, तो tan इनवर्स म्यू आती है। आप ये याद रखना, कैलकुलेशन देख लो, बहुत सिंपल। टाइम हो रहा है, मैम का मैसेज भी आ गया, इसलिए मैं जल्दी जल्दी करा रहा हूँ। एंगल ऑफ रिपोज, एंगल ऑफ रिपोज बेटा वो एंगल होता है इंक्लाइन प्लेन जो हॉरिजॉन्टल के साथ में बनाता है, जिस एंगल पे ये ऊपर रखे हुए ब्लॉक की स्लिपिंग जस्ट स्टार्ट होती है। ठीक है, जैसे सपोज करो पहले इंक्लाइन कुछ इस पे था θ1 पे, और ब्लॉक रखा हुआ था, वो फिसल नहीं रहा था एम ब्लॉक। बट अगर मैंने इंक्रीज करते 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 मैं सपोज करो θ3 तक ले गया, θ3 पे जाके ये एम ब्लॉक हल्का सा नीचे की तरफ फिसला, स्लिपिंग स्टार्ट हुई, तो इस θ3 को मैं बोलूंगा एंगल ऑफ रिपोज। वो एंगल इंक्लिनेशन प्लेन का हॉरिजॉन्टल के साथ जिसपे जो है ब्लॉक
जस्ट बिगिंस टू स्लाइड, मतलब जस्ट फिसलना शुरू होता है, ठीक है। उसकी भी कैलकुलेशंस है, एन एम जी कॉस थीटा इज इक्वल्स टू एफ म्यू एम जी कॉस थीटा, समथिंग लाइक दैट। एफ मैक्स इज इक्वल्स टू साइन थीटा। नोट्स ये सारे मैंने ऐप पे डाले हुए हैं, और वहां से भी देख सकते हो।